नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 20 दिसंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक। इससे पहले भी हमने एक सेट का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो अभी होने वाला है, अभी हाल ही में होगा अगला एग्जाम एनटीपीसी का, फिर उसके बाद ग्रुप डी का, उसके बाद कैलेंडर भी जारी होगा। तो इस तरह से सीक्वेंस में सारे पेपर होते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। 15, 20 और 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लिखना है इसको। 15 दोनों को बटे में लिखिए, ठीक है। चतुर्थ ये है ना, चौथा पद ये हो गया, तो इन दोनों को बटे में लिख दिया। ये गुणा कर दी x, तो क्या हो गया 12 गुणा 10 हो गया, बटे में आ गया 15, है ना। 5 से भाग करें 3 बार चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 3 से 4 बार में, 4 दूनी हो गया 8, x की वैल्यू हो गई 8। एक तो ये तरीका हो गया करने का, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि आप जो है डायरेक्टली, है ना, चौथा अनुपात हो जाए, आप इन दोनों की डायरेक्ट गुणा करिए, थोड़े स्टेप कम हो जाएंगे। सीधे 10 गुणा 12 बटे में जो बचा है ये 15, है ना। तो ये 5 से 2 बार में, 3 बार में, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8। या फिर आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, इन दोनों का डायरेक्ट रेशो निकाल लीजिए, 3:2 आ गया, है ना। जो रेशो यहाँ पे है वही रेशो यहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ से देख लिए 3 चौक 12, 2 गुणा 4 दूनी 8। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको सही तरीका लगे आप उसी तरह से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिपथ में 10 वोल्ट की बैटरी को 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ में प्रवाहित होने के लिए प्रभावी प्रतिरोध और धारा I का सही मान होगा। प्रभावी प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, और समांतर में जुड़ा है, तो इसके लिए ये होता है फॉर्मूला R3। सबकी वैल्यू रख देंगे, 1/2 हो गया, ये 1/3 और ये 1/6, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 6, तो 2 से भाग करें 3 बार में, 3 से भाग करेंगे 2 बार में, ये 1 आएगा, 3 2 6 हो गया, तो 6/6 1 हुआ। उल्टा कर देंगे तो आ रही इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना मिला, 1 ओम। एक इसमें एक इसमें है, हमें धारा और निकालने। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट और एम्पियर निकालना है। धारा मिली हमें, रेजिस्टेंस मिला हमें 1 ओम का, तो 1 से भाग करेंगे 10 बार में चला जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर इसमें आ रहा है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूकैरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है। वो होता है न्यूक्लियस। आप इसको याद रखिए। राइबोसोम क्या होता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। और अंतःप्रदा जल का ये जो है एक मार्ग तैयार करता है, मार्ग, है ना, परिवहन के लिए रास्ता बनाता है। और ये दो तरह का होता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ, ठीक है। रफ जो पोर्शन होता है उसमें राइबोसोम लगा रहता है, ठीक है, ये जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और जो स्मूथ पोर्शन होता है वो फैट व लिपिड का संश्लेषण करता है, ठीक है। आप इसको भी याद रखिए। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरो क्लोरोप्लास्ट, एक होता है लुकोप्लास्ट, ठीक है। और जो है क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये वर्ण जो होता है, वर्णक, उसको जो है स्टोरेज करता है, तो यानी कि ये जो है उसके कलर का निर्धारण करता है, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है
वो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है, नहीं भोजन तैयार करता है, भोजन का निर्माण, ये वर्णक का भंडारण करता है ना। लोगोप्लास्ट क्या करता है, ये स्टार्च का जो है भंडारण करता है। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आलेख दिया गया है। तो वर्ष 2019 और 2020 में एक्स कंपनी द्वारा आयात में कितना अंतर है। एक्स कंपनी द्वारा, कंपनी एक्स ये है जो ब्लू कलर में है, ठीक है, और कहा है 2019 और 2021 में आयात का अंतर कितना है। तो 2019 में एक्स द्वारा जो है 120 और 2021 में 80, तो अंतर कितना हो गया 40 का, ठीक है। और ये जो है करोड़ में दिया हुआ है, ये तो क्या हो गया 80 करोड़, तो 40 करोड़। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा 40 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भाग और गुणा को परस्पर आपस में बदल दिया जाए, तो ये भाग हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भाग करे 9 छिंग 54 हो जाएगा, है ना, और 8 छिंग 48, ये हुआ 48 प्लस 22 माइनस के 33 को घटा देंगे कितना आ जाएगा माइनस के 11, 48 में से 11 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 37। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी अंग सूचनाएं प्राप्त करता है, वो होता है अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिका का उपयोग करके मुकुलन के लिए कर तैयार होते हैं, वो होता है हाइड्रा, ठीक है, अब इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है। वृत्तीय गति है ना, जैसे वृत्त में गति कर रहा हो, और एक समान यानी उसकी गति में चेंजेस ना हो रहा हो, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के चारों वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह है ना, एक समान रूप से गति करेगा वृत्ताकार पथ पर। देखिए वृत्ताकार पथ को किसी में नहीं, आकाश में उड़ता हुआ पक्षी हो तो सीधा ही उड़ेगा, है ना, फुटपाथ पर चल रहा व्यक्ति सीधा ही चलेगा, राजमार्ग पर सीधी चलती, इससे सब में सीधा ही है, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जो वृत्ताकार पथ में है, ठीक है। एक समान का मतलब हो गया उसकी स्पीड जो है एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परिपथ में 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलम है, तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा क्या होगी, है ना। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। कूलम कितना दिया हुआ है, आवेश कितना दिया है 1200 कूलम, ये हो गया 1200। धारा, धारा में निकालनी है और टाइम दिया 2 मिनट, इसे सेकंड में रखते हैं तो 60 से गुणा कर देंगे, ये हो गया 120, ठीक है। 120 से कट जाएगा 120, एक जीरो बचेगा, तो ये हो गया धारा हो गई 10 एम्पियर। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में जेंटल, इसको जो है इस तरह से कोडेड किया गया और इसको इस तरह से कोडेड किया गया, तो उसको कोड भाषा में सॉफ्टली को कैसे लिखा गया है ना। सॉफ्टली देखें केवल और केवल यहाँ पे हैगा, और भी चीज देखें, देखिए ब्रिज, ब्रिज यहाँ पे भी है, और रस्टल, रस्टल यहाँ पे भी हैगा, तो यानी कि इन दोनों में जो कॉमन नहीं है, इस वाले में कॉमन नहीं है वो इसका सॉफ्टली का कोड हो जाएगा। एल जेड, एल जेड इसमें है ना, सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा सी डब्ल्यू का कोड सी डब्ल्यू। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक संगठन क्या होता है, ये होता है Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम स्थलों को छोड़कर एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे और आराम स्थलों के साथ यह 36 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है। इसकी स्पीड, तो रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। देखिए रुकने का समय पूछा जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि स्पीड जो है ना, विदाउट स्टॉप और डिफरेंस, स्पीड विद स्टॉपेज बटे में स्पीड विदाउट स्टॉपेज, बस इसको रख दीजिए, आपका जो फॉर्मूला जो यहाँ पे टाइम से गुणा कर दीजिए, है ना, ये हो गया टाइम, ठीक है।
पूछा गया प्रति घंटे। ठीक है, यहाँ स्पीड कितनी हो गई, ये हो गया 45 और ये हो गया रुकने के साथ ये हो गया 36 बटे में आया 45। टाइम है प्रति घंटे के लिए, तो यहाँ 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, यहाँ पूछा है ना प्रति घंटे, तो 1 घंटा रख देंगे, 60 मिनट हो गया। बस इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/45 गुणा 60। ठीक है, 15 से काटेंगे, ये 4 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, 3 से 3 बार में चला, 3 चौक हो जाएगा 12, 12 क्या मिनट, क्योंकि हमने इसे मिनट में रख दिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 12 मिनट। रेलगाड़ियां भी हर घंटे में 12 मिनट रुकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां एक व्यक्ति कार में बैठा है और एक सरल रेखा में स्थिर वेग से गाड़ी चला रहा है। यदि कार तेजी से बाईं ओर मुड़ती है तो व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस दिशा में धक्का लगेगा। कोई सरल रेखा में, सीधी रेखा में इस तरह से गति कर रहा है ना, तो उसका बाएं इधर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ता है तो क्या होगा, उसे धक्का जो है इसके अपोजिट लगेगा, राइट साइड में। आंसर क्या हो जाएगा, दाईं ओर, है ना। किस दिशा में धक्का लगेगा, उसके अपोजिट, दाएं बाईं ओर मुड़ रहा है तो दाईं ओर लग जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर गुणा करने के लिए दूसरी संख्या प्राप्त करनी है ना। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 11, 11 से 27 हो रहा है। ये इसमें जो है किस तरह से हो रहा है, 11 दूनी 22 प्लस का 5 तो 27 आ गया। सेम यहाँ पे भी करें, 15 गुनी 30 और 5 जोड़ देंगे हो जाएगा 35, तो यहाँ पे 35 आ रहा है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेखाखंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर 7 mm है। ठीक है, यह 9 सेंटीमीटर 6 mm लंबाई का एक और रेखाखंड उसी दिशा में इससे जोड़ा जाता है, तो संयुक्त रेखाखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। इसे कैसे लिख सकते हैं, 5.7 सेंटीमीटर, है ना। क्यों, क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। ठीक है, तो अगर इसको जो है हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हम 10 से भाग करेंगे तभी ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 0.7, है ना। तो इसे भाग करा तो क्या हो गया, 5.7। ठीक है, इसको करें, ये तो 9 सेंटीमीटर है और इसको 10 से भाग कर दें हम, हमको ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, कितना हो जाएगा 0.6। बस इसको जोड़ दीजिए, 7 6 हो जाएगा 13, हासिल 1 हुआ, और 10 5 15, 15.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव नवीनीकरण पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है या परिस्थिति तंत्र में विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। लंबे समय तक कौन बना रह सकता है, प्लास्टिक से बनी सामग्रियां, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं और लंबे समय तक बनी रहती हैं। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का योग -4 है, उनमें से एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। दोनों संख्याओं का योग है, तो 13 1/25 हो गया ये। ठीक है, दूसरी संख्या को हमने मान लिया, दोनों को जोड़ दिया, तो आंसर क्या आया, योग -4। एक्स को इधर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 13/25। एलसीएम लेंगे 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 चौका 100, माइनस का प्लस 13 घटा देंगे कितना आ जाएगा 87, माइनस का बटे में है 25, तो आंसर क्या हो जाएगा -87/25। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर जो है इसको इस तरह से लिखा गया है, इसको इस तरह से लिखा गया। समांतर का अनुसरण करके इसको कैसे लिखा जाएगा ये हमें देखना है। तो NJQO, इसका नंबर क्या हो जाएगा, N का 14, J का 10, Q का 17, O का 15। इसका क्या हो जाएगा, H का 8, D का 4, K का 11 और I का 9। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखें, -6 का यहाँ पे, -6 का यहाँ पे, -6 का यहाँ पे, -6 का, तो सब में -6 का है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ इसमें लिखते हैं। P का नंबर होता है 16, L का 12, S का 19, Q का 17, है ना। ये क्यों हैगा, -6 -6 -6 -6, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, हाँ 6, ये कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 12 11। ठीक है, 10 कितना होता है, J का 6 किसका होता है, F का 13 के, JFM के, JFM के। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सितंबर 2024 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में शतरंज ओलंपियाड में अपना पहला डबल टीम स्वर्ण जीता था? वो था हंगरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी में भूप्रकृति मुक्त अवस्था में पाई जाती है जो सबसे कम अक्रियाशील होगी? इसमें क्या है, ये जो सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक ये रिएक्टिव है ज्यादा, और ये जो है सोना सबसे कम रिएक्टिव है। इससे भी कम रिएक्टिव है प्लेटिनम। प्लेटिनम। सोना से थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है चांदी। तो ये सारी जो है मुक्त अवस्था में भूप्रकृति पर पाई जाती हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक वस्तु 384 में खरीदता है और उसे 480 में बेचता है। ठीक है, ये जो है एक वस्तु, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 384, और बेचता है 480 रुपए में। ठीक है, बी एक वस्तु को 1254 में खरीदता है और उसे जो है 1672 में बेचता है। ए के लाभ प्रतिशत, ठीक है, और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। ए का प्रॉफिट परसेंटेज बटे में जो है बी का प्रॉफिट परसेंटेज का रेशो निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें जो है ये कॉस्ट प्राइस मिल गई, सेल प्राइस, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है ये हम निकाल लेंगे। घटा के कितना हो जाएगा? 10 में 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, है ना। 7 में से 8 घटाएंगे 9 हो जाएगा। ये 3 हो गया और ये 0 हो गया, 96 हो गया इसका अंतर। इसमें भी कर लेते हैं। ये हो गया 12, 12 में से 4 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 8, है ना। 6 में से 5 घटा देंगे, ये हो जाएगा 1, और ये हो गया 16, 16 में से 4, 418। ठीक है, ये मिला हमें प्रॉफिट। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, क्या हो जाएगा? ए का प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 384, इसका 100%, या ऐसे चलिए ऐसे लिख दें 100%, या ठीक है। और बी का परसेंटेज निकालें तो ये हो जाएगा 418, बटे में हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 1254, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस, ये सब जो है कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करे जाते हैं। ठीक है, ए का ये मिला, बी का ये मिला, तो बस इन दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। 96 बटे में 384 गुना 100%, बटे में क्या आ जाएगा? 418154 गुना 100%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, है ना। इस अंदर वाले के अंदर से गुणा, बाहर वाले की बाहर से गुणा, तो क्या हो जाएगा? 1254 गुणा में क्या हो जाएगा? 96, बटे में क्या हो जाएगा? 384 गुणा 418। ठीक है, इससे भाग करें 96 से, ये 4 बार में चला जाएगा, और इससे भाग करें 8, 18 54 हो जाएगा, 4 हमारा ये 3 बार में चला जाएगा, तो रेशो क्या आएगा? 3/4। ऑप्शन जो है हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सी धातु युग्म मूल प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है? वो हो गया गोल्ड और प्लेटिनम। अभी अभी मैंने बात डिस्कस भी किया था, गोल्ड और प्लेटिनम बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाएंगे। सोडियम, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, जल के साथ बहुत जल्दी क्रिया करते हैं ये, है ना। कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब बहुत ही रिएक्टिव हैंगे। एल्युमिनियम भी रिएक्टिव हैगा कंपेयर में गोल्डन और प्लेटिनम के। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण प्रक्रिया का पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल ये बढ़ेगा तो क्या होगा? वाष्पीकरण की दर भी जो है बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। ठीक है, और बाकी चेक कर लें, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण घटता है, नहीं बढ़ता है। पृष्ठ क्षेत्रफल कमी से वाष्पीकरण बढ़ता है, नहीं, उस केस में घटने लग जाता है ना। तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं बिल्कुल पड़ता है भाई, है ना। बढ़ाने बढ़ता, घटाने पे घटता है। तो ऑप्शन केवल और केवल 1 ही करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समान अंतराल में आरंभिक वेग और अंतिम वेग वाले कण का औसत वेग ज्ञात कीजिए, है ना। औसत वेग निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी अंतिम वेलोसिटी बटे में 2 आ जाएगा। तो कहाँ? ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अक्टूबर 2024 में पार्थ सेन गुप्ता को डैश का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। वो किया गया बंधन बैंक को। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्रीक विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद है? वो है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात ये है। ये त्रिज्या होगी, ऊंचाई होगी, है ना। ये 3x हो गया, ये 4x हो गया। ठीक है, इसका आयतन जो है ये दिया हुआ है, पाई का मान ये है, बेलन का व्यास निकालना है, यानी डी निकालना है। डी क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर यानी कि क्या है? आर कितना है? 3x, यानी 2 गुणा 3x। ये हमें x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है बेलन के लिए? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई को लिखते हैं 22/7। आर आर का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। एच कितना है? 4x। ये हो गया 4x बराबर कितना है? 38808। ठीक है, और तो ये जो है x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये 7 हो गया, 7 इधर आ जाएगा। इसे हम डायरेक्ट काटें, 2 से काटें एक बार तो क्या हो जाएगा? ये 19404 हो जाएगा, है ना। ये 11 हो जाएगा। अब इसे 11 से काट देते हैं। 11 एकम 11 हो जाएगा, ये बचेगा 8 4, है ना। तो 7 बार हो जाएगा 11 सते 77, है ना। 11 सते 77 जाएगा तो 3 और 4 7 हो जाएगा। 7 जीरो हुआ तो 11 छिका 66, 4 जीरो 4 4 लास्ट में आ रहा है, तो 11 चौका 44। ये 11 बार में चला गया। अभी 9 और 4 और है ना। ये 9 से भाग करें तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ लिखते हैं नीचे से बार, 9 एकम 9 हो जाएगा, और ये 8 बचेगा, 8 6 9 निमा 81 हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा, 9 6 54। ये हो गया। ठीक है, ये 4 भी बच रहा है, 4 से ही भाग कर दें, 4 चौक 16, 3 6 बच रहा है, 4 9 36 हो गया, 49। ये 7 इधर बच रहा है, और ये एक्स की क्यूब हो जाएगा, एक्स की क्यूब गुणा ये 49 बच रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? 7 गुणा 7 गुणा 7, है ना। 49 को 7 गुणा 7, और ये 7 इधर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, पूछा था उसने बेलन का व्यास। व्यास क्या है? 2r। ये लिख दिया था हमने, 2 गुणा 3x, है ना। ये 3 दूनी 6 हो गया। x की वैल्यू कितनी आई? ये 7 आई है ना। तो ये 7 हो गया। 7 6 कितना होता है? 42। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 5/4 उस संख्या के 3/4 से 7 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हो गई, वो मान लिया हमने x, उस संख्या का 5/4 यानी 5/4 उस संख्या का, और उस संख्या के 3/4, है ना। उस संख्या के 3/4, ये संख्या के 3/4 से 7 अधिक है। ठीक है, बस इसकी जो है एक्स की वैल्यू को निकाल लेना है। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे बेस को सेम हैगा, तो ये 5 माइनस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। 2/4x बराबर 7। ये हो गया 2, 2 की इधर गुणा हो जाएगी, x बराबर हो गया 14। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या और प्रतीकों को श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्या और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी चाहिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक आता है ना। संख्या से ठीक पहले एक प्रतीक आता है इस तरह, और ठीक बाद में भी एक प्रतीक आता है ना। तो हमें संख्या के दोनों तरफ प्रतीक को ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड प्रतीक नहीं हुआ। प्रतीक के ये ऐसे कहें, दो प्रतीकों के बीच में संख्या हो, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये दो प्रतीक हो गए, उसके बीच एक संख्या हो गई, है ना। ये दो प्रतीक हो गए, उसके बीच एक संख्या हो गई, और क्या है? इधर नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है। ये दो प्रतीक के बीच एक संख्या हो गई, इधर नहीं हो रहा। इधर देखें, ये दो प्रतीक के बीच एक संख्या हो गई, और कोई नहीं। तो हमें इस तरह के 4 पैटर्न मिले। एक ये मिला, एक ये मिला, है ना, एक ये मिला, और एक ये मिला। 1 2 3 4। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रक्त संयोजी ऊतक है तो अस्थियां अस्थियां भी संयोजी ऊतक है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की? वो की थी ई रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन, कैट, लिसा, मेरी, नील और ओमर 3 और 3 6 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये वृत्ताकार केंद्र बैठे हैं, 6 लोगों के लिए जगह बनाए, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। ठीक है, जॉन कैट के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है ना। कैट ये हो गया, कैट के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर हो गया जॉन। ठीक है, लीसा कैट के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। कैट ये रहा, कैट के दाईं ओर से तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हो गया लीसा। ठीक है, मैरी लीसा के ठीक बाईं ओर बैठी हुई है। लीसा ये रही, लीसा के बायां ये हो जाएगा, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? मैरी। ठीक है, नील कैट के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। नील जो है कैट के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है नील। ठीक है, कौन बच गया? उमर। उमर बच गया ना, उमर का ही पूछा हुआ है, उमर ही नहीं है तो ये उमर की जगह हो गई। उमर के दाएं ओर से गिनने पर उमर और मैरी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? उमर का दाएं हो जाएगा, मैरी ये रही, तो कितने लोग बैठे हैं? 1 और 2। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में है, यदि उनका धनात्मक अंतर 660 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। रेशो ले लेते हैं, 7x हो गया और 5x हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी, हमें बस x का वैल्यू निकालना है। तो दोनों का धनात्मक अंतर, इन दोनों का अंतर निकालें तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। दिया हुआ है 360, भाग कर देंगे, x की वैल्यू आएगी 180, 180। बड़ी संख्या ये है 7x, x का मान रख देंगे 180, 18 की 7 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 126, जीरो है 126, 1260 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, और निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार हैं। कथन क्या दिया गया? सभी संतरे आम हैं, ये होगा सभी संतरे जो आम है। कोई आम केला नहीं है, कोई आम जो है केला नहीं है। आम का केले के साथ ये रिलेशन दे दिया गया। ठीक है, निष्कर्ष क्या लेगा? कोई केला, कोई केला आम नहीं है ना। वही बात हो गई, यहाँ कह रहा कोई केला आम नहीं है, बस इसको उल्टा करके पूछ दिया तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, है ना। कोई आम केला नहीं है तो कोई केला भी आम नहीं है, यही बात तो कर रहा है वो, ये सही हो गया। दूसरा क्या? सभी आम संतरे हैं, सभी आम संतरे हैं नहीं, जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ, है ना। और ये बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आए तो ऑल का प्रयोग होता है, तो ये सभी कह दिए तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? निष्कर्ष केवल एक। तो ऑप्शन 2 केवल निष्कर्ष एक कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिता ने एक लैपटॉप अपने अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,400 रुपये का भुगतान किया तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। 20% की छूट के बाद मतलब तो यानी उसकी कीमत हो गई 80%। 80% की कीमत दी है 28400। पूछा है मार्क प्राइस, है ना। मार्क प्राइस पर ही ये होता है 100%, इसी पर हमने डिस्काउंट दिया 20%, तो ये 80% है, तो 100% की वैल्यू को पूछा गया। इसको हमने मान लिया एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की गुणा इसके साथ भी बटे में हो जाएगा, तो 28400 गुणा हो जाएगा 100% और बटे में हो जाएगा 80%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 8 से इसे भाग करें तो 8 दूनी 16, 8 या 24, ये हुआ 4 4। ठीक है, 8 पंचे हो जाएगा 40, तो अब ये 4 जीरो रह गया, 8 पंचे 40, एक जीरो ये भी आ गई, ये जीरो ये भी इधर आ जाएगी, तो हो जाएगा 3550 और एक जीरो। आंसर क्या हो जाएगा? 35,500। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघातविक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है? वो द्रव अवस्था में होता है ना। और एक घातविक तत्व है हमारे पास, घातविक तत्व, जो सामान्य ताप पर वो भी द्रव अवस्था में रहता है ना।
द्रव अवस्था में रहता है, कौन है? मरकरी। आप इसको भी याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी घनाभ का आयतन 3x² माइनस 27 है तो इसके संभावित आयाम क्या होंगे? इसको बस हमें सोल्व कर लेना है। माइनस का 27, 3 को कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा? 3x², ये 9 हो जाएगा। ये a² माइनस b² हो गया, तो एक बार प्लस में लिख लेंगे x प्लस 3 और एक बार माइनस में x माइनस 3, है ना। इसको 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। a² माइनस b² हो गया, तो इस तरह से लिख सकते हैं। बस ये चेक कर लीजिए किस में है, ये 3x-1 x प्लस 3 इसमें आ रहा है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए परसेंट चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखें, 7 और 1 8 का हो गया, है ना। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया? 16 का। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो ये 2 हो गया और 8 में 3 गया, 32 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 13 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये 14, ये 6 हो गया। तो देखिए ये डबल होता जा रहा है। 8 का डबल हुआ 16 हुआ, 16 का डबल हुआ 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल कर दें, कितना हो जाएगा? 128। 153 में हम ये छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8 3 11, 5 2 7 और 1 8, ये 281। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंकीय हैं और सभी की गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है। ठीक है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं? विषम यानी 1 3 5 7 9, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है। तो ठीक पहले एक सम संख्या है, 2 4 6 8, और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है, तो यहाँ पे भी हो गया 2 4 6 8। ठीक है, तो हमें ये देखना है, तो हम सबसे पहले विषम संख्या ढूंढे जिसके बाद बीच दोनों साइड जो है एक सम संख्या मिले। विषम ये हो गया, ये विषम हो गया, दोनों साइड नहीं है, यहाँ पे भी दोनों साइड सम संख्या नहीं है। विषम हो गया, दोनों साइड सम संख्या नहीं है। विषम दोनों साइड यहाँ नहीं है। विषम यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। विषम हो गया, ये सम 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 विषम, दोनों साइड सम संख्या, यहाँ पे भी नहीं है ना। फिर विषम संख्या, विषम संख्या, ये विषम, यहाँ पे विषम संख्या नहीं है। विषम यहाँ पे भी नहीं है, विषम सम संख्या यहाँ पे भी नहीं है। ये हो गया विषम, यहाँ पे विषम संख्या नहीं है। फिर हो गया विषम, यहाँ पे सम संख्या हमें मिल रही है, ये एक मिला। आगे देखें, ये हो गया दूसरा विषम, यहाँ पे भी हमें दोनों साइड सम संख्या मिल रही है, ये एक विषम, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड सम संख्या नहीं मिली, तो केवल और केवल हमें 2 ही मिले। ऑप्शन जो है हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस में 2024 पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वो है अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि जे का अर्थ गुणा है, जे यहाँ पे गुणा कर दिया, के का अर्थ माइनस है, ये माइनस हो गया, एल का अर्थ भाग है, ये भाग कर दिया, एम का अर्थ प्लस है ना, ये हो गया प्लस। तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, तो भाग ये है, 7 से भाग करेंगे 3 बार में हो जाएगा, गुणा होगी 12 पंचे 60, 60 माइनस 56 प्लस का 3। ठीक है, इसको घटाएंगे 4 आएगा, 4 और 3 कितना होता है? 7। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। असम में चराई देव मैदान को निम्नलिखित में से किस महीने में सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची स्थल सूची में शामिल किया गया? वो किया गया जुलाई 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश पर वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे आइजैक न्यूटन। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विविध ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का गृहीय मॉडल किसने विकसित किया था? वो किया था नील्स बोर ने, ना। नील्स बोर ने बताया था प्रत्येक कक्ष में जो है ऊर्जा स्तर होता है और वो अपनी ऊर्जा कक्षा के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। ठीक है, जब उच्च कक्षा से नीचे कक्षा में जाता है तो ऊर्जा को रिलीज करता है, और जब नीचे कक्षा से ऊर्जा कुछ कक्षा में जाता है तो उसे ऊर्जा देनी पड़ती है। ये नील्स बोर का स्थायी मॉडल बताया था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्य निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है ना, वो किया जाता है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर के एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो बी को टंकी भरने में ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं, है ना। तो ए को मान लिया कि हमने एक्स लगते हैं, तो बी को कितना लगेगा, एक्स प्लस 6 लगेगा। ठीक है, ए को अकेले टंकी भरने में कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है, यानी एक्स की सिर्फ हमें वैल्यू को निकाल लेना है। तो हम इन सब का एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 4x और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 6। ठीक है, 4 से भाग करेंगे यहाँ पे आएगा x, x प्लस 6 आ जाएगा। x से भाग करेंगे आएगा 4x प्लस 6। ठीक है, इसे x प्लस 6 से भाग करेंगे आएगा 4x। ठीक है, a प्लस बी की एफिशिएंसी मिलके ये आई, है ना। ए और बी की एफिशिएंसी ये आई है और दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी ये आई है। तो इन दोनों को जोड़ दें तो ये एफिशिएंसी इसके बराबर हो गई, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6, है ना। ए की एफिशिएंसी लिख ली प्लस हमने बी की एफिशिएंसी ली, ये इन दोनों की एफिशिएंसी ये है तो ये इसके बराबर ही हो गया। बस हमें x की वैल्यू को निकाल लेना है, इसे गुणा करेंगे 4x प्लस 6 चौक 24 प्लस 4x बराबर x का स्क्वायर प्लस का 6x हो जाएगा, है ना। ये कितना हो, 4 4 8x हुआ, उधर ले जाएंगे माइनस का 8 से घटा दें कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा। ये 24 हुआ, इधर आके माइनस का ये हो जाएगा, है ना। इसको इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 24 बराबर 0। इसका फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 माइनस के 2, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं 6x प्लस का 4x माइनस का 24 बराबर 0। ये 24 है ना, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसमें से x कॉमन ले लें, ये x माइनस 6 हो जाएगा प्लस 4x माइनस 6 बराबर 0। दोनों में x माइनस 6 हुआ, ये बाहर आ गया x प्लस 4, ये 4 है। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आएगी, एक 6 आएगी और दूसरी माइनस में आएगी, है ना। तो जो काम जो किया जाएगा उसमें कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, तो माइनस में तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 6, केवल केवल x का मान ही पूछा था, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 घंटे। ठीक है, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपको x नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट जो है इस तरह से करें कि a प्लस बी जो है मिलके 4 घंटे में कर रहा है। ठीक है, a अकेले कितने घंटे में करेगा, हम यहाँ a को ले लेते हैं, बस a की वैल्यू ऑप्शन से ले, यहाँ 6 दिया हुआ तो हमने 6 ले लिया, इसका एलसीएम ले, ये आएगा 12, है ना। 4 से भाग करेंगे 3 बार में, 6 से भाग करेंगे 2, तो a की एफिशिएंसी आई 2, ये 2 हो गई टोटल, इन दोनों की एफिशिएंसी 3, तो b की एफिशिएंसी हो जाएगी 1, है ना। 12 से 1 को भाग करेंगे आएगा 6। ठीक है, को 12 से भाग करेंगे तो ये आएगा 12। तो बी को कितना लगेगा, 12 घंटे। ए को कितने घंटे लग रहा है, 1 घंटे, है ना। दोनों का अंतर कितना दिया हुआ था कि जो है बी को ए से 6 घंटे अधिक लगना चाहिए। ए को 6 घंटे लग रहा है, बी को 12 लग रहा है, तो कितने घंटे का अंतर हो गया, 6। तो ये हमारा जो हमने ऑप्शन इस तरह से मान के चला कि ये होगा, तो ये बिल्कुल सही हो गया, है ना। आप इस तरह से कर सकते हैं, बस आपको ऑप्शन में धीरे धीरे सारी वैल्यू को रखना पड़ेगा और 6 जो है सबसे लास्ट में दिया हुआ है ना। तो बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बक्से ए बी सी एल एक्स वाई जेड एक दूसरे के ऊपर रखे गए लेकिन जरूरी नहीं भी इसी क्रम में रखे गए। एल के नीचे केवल 3 बक्से रखे गए हैं। 7 बक्सों के लिए बना दे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एल के नीचे केवल 3 बक्से रखे गए, तो 1 2 3 यहाँ पे है एल, तभी उसके नीचे 3 बक्से रहेंगे। ठीक है, एल और जेड के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, तो 2 बक्से रखे जेड यहाँ पे भी आ सकता है, 2 बक्से रखे जेड यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, केवल ए बी के ठीक ऊपर रखा गया है ना, केवल और केवल ए है जो बी के ठीक ऊपर रखा गया, तो सबसे ऊपर क्या हो गया, ए हो गया, तो यहाँ पे जेड नहीं होगा, तो ये ए और बी हो गया, तो जेड और जेड के कंफर्म हो गया यहीं पर है। ठीक है, एक्स और वाई के नीचे किसी स्थान पर, एक्स को वाई के नीचे, एक्स को जो है वाई के नीचे किसी स्थान पर रखा गया लेकिन पता नहीं है कहाँ पर है। ठीक है,
और किसी स्थान पर, और सी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ये हो गया, है ना। स्थान नहीं पता है लेकिन ये इस तरह से अरेंजमेंट रहेंगे, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा बक्स नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया, नीचे से दूसरे पर कौन आ रहा है, सी। ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 लोगों के लिए जगह बना दें, 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया। ठीक है, एस के बाईं ओर से गिनने पर टी और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। हमने ये एस को बैठाया, एस के बाईं ओर से गिनने पर टी और एस के बीच, तो टी यहाँ होगा, टी और एस के बीच एक व्यक्ति तभी होगा, ये हो गया। आर के दाईं ओर से गिनने पर वी और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो आर की तो हमें पता ही नहीं है, वी और आर को कैसे इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया टी और क्यू, टी और क्यू पी के निकटतम पड़ोसी हैं। टी और क्यू जो है पी के निकटतम पड़ोसी हैं, इसका मतलब है दोनों के लिए इस यानी कि जो तीसरा है वो उनके बीच में है, तो टी और क्यू के बीच में है पी, तभी निकटतम पड़ोसी होगा, और कोई कंडीशन ऐसे बन ही नहीं सकती। ठीक है, अब देखिए हमें पता चल गया क्यों, हमें पता चल गया है क्यू और पी के बारे में, क्यू और पी के बारे में यहाँ है नहीं है। आगे देख लेते हैं, एस यू के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, एस जो है यू के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है ना, ठीक बैठा हुआ है, तो एस तो यहाँ है ही, और यू के एस जो है यू के ठीक बाईं ओर, तो यू इधर हो जाएगा, यू के ठीक बाईं ओर एस ये हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करें, क्यू के बाईं ओर से गिनने पर क्यू और आर के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, है ना। आर को पहले हम इस वाले को सोल्व कर लेते हैं, आर के दाईं ओर से गिनने पर, आर के दाईं ओर से गिनने पर वी और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, है ना। आर के दाईं ओर से गिनने पर, तो आर को हम इधर बैठाएं तो उसके दाईं ओर से गिनने पर वी और आर के बीच 2 व्यक्ति तभी तभी पॉसिबल होगा, है ना। और तो कोई जगह नहीं, आर को इधर बैठाएं तो उसके दाईं ओर से, तो यहाँ पे भी, यहाँ तो पहले से ही टी बैठा हो, तो केवल और केवल यही एक पॉसिबिलिटी हुई जहाँ पे आर इधर बैठा हो और उसके दाईं ओर से गिनने पर वी बैठेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, क्यों के बाईं ओर से गिनने पर, क्यों कहाँ है, ये है, बायां किधर हो जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा। क्यों और आर के बीच कितने व्यक्ति हैं, क्यों और आर के बीच, आर ये रहा, कितने व्यक्ति आ रहे हैं, 1 2 3, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। ठीक है, यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है ना, फोकस जो है, ये हम एक अवतल दर्पण बताएं तो इसका फोकस क्या होगा, हमेशा मुख्य अक्ष पर, है ना, ये प्रिंसिपल मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष ये फोकस हो गया, है ना, और ये वक्रता केंद्र हो गया। तो क्या होता है कि यह जो है मुख्य अक्ष पर स्थित होता है सदैव, ये हमेशा ही, बिल्कुल, ये फोकस जो है प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सत्य नहीं है, हमें वो ढूंढना है। ठीक है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हाँ, जब कोई किरण जो मुख्य अक्ष से होती भी जाती है तो वो परावर्तन के बाद क्या होता है कि वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये कह रहा है। ठीक है, और इसका एक और होता है, अगर कोई जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो क्या होता है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हम तीसरी स्टेटमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, और तीसरा और चेक कर लें, मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां पर दर्पण के परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती हैं, है ना। कह रहा है कि मुख्य अक्ष वो बिंदु है जहां पर दर्पण के परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती हैं, नहीं, केवल वही मिलती हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर चले और परावर्तन के बाद वही फोकस पर आकर मिलती हैं, है ना। जो मुख्य अक्ष से पहले से ही जो है होकर गुजरती हैं वो परावर्तन के बाद सीधी निकल जाती हैं, तो ये जो है स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं था, तो केवल और केवल 3, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं, और निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है। कथन क्या है? सभी म्यूजियम पार्क हैं। ये हो गए म्यूजियम, सभी म्यूजियम जो है पार्क है। कोई पार्क थिएटर नहीं है, कोई पार्क थिएटर नहीं है, तो ये हो गया कोई पार्क थिएटर। निष्कर्ष क्या हो जाएगा? कोई म्यूजियम थिएटर नहीं है। म्यूजियम देखिए पार्क के अंदर है, उन्हें पता है पार्क का थिएटर से कोई रिलेशन नहीं है, तो म्यूजियम का भी थिएटर से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी कि म्यूजियम थिएटर नहीं है। ठीक है, कम से कम कुछ पार्क म्यूजियम है, कुछ पार्क म्यूजियम है, बिल्कुल सही है ना। जब अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाए तो कुछ वाली स्टेटमेंट सही होती है, तो ये कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब अंदर से बाहर की तरफ आए तो ऑल वाली स्टेटमेंट सही होती है। तो हमारे दोनों ही निष्कर्ष सही हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों कथनों के अनुसार है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।